हेलो एवरीवन। यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 परीक्षा आपकी 18-19 अप्रैल को होने जा रही है। आज 8 अप्रैल है और अभी भी आप लोगों के पास जितना भी समय है ना, थोड़ा सा उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जो लोग अभी तक जीएस नहीं पढ़े हैं वे लोग यूट्यूब पर सर्च करें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और ये आपको आपका चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसको आप लोग ओपन कर लीजिए और यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 की पूरी प्लेलिस्ट एक अलग से प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, तो जो आपको काम के लगे उनको आप देख सकते हैं। जो आपका सिलेबस है पूरा यहाँ पर कवर करवाया गया है और एग्ज़ाम से पहले के लिए मैंने एक प्लान कर रखा था आप लोगों के लिए कि जो पिछले साल की सभी परीक्षाएं हुई हैं विज्ञापन संख्या 49, 50 और 51, ठीक है, इसमें जो जीएस पूछा गया है उसकी एनालिसिस मैं आपको एक सप्ताह पहले ही दूंगा। हालांकि अभी 10 दिन पहले है, तो इसका जो पार्ट 1 है ये कल अपलोड हुआ था और मैं देख पा रहा हूँ कि इसको 3000 लोगों ने देखा है, तो संख्या के हिसाब से ठीक ठाक व्यूज़ हैं। और आज हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि 2025 में विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा हुई थी 16-17 अप्रैल को 4 शिफ्टों में, तो सारे शिफ्ट जो है यहाँ पर करवाए गए थे। करंट अफेयर और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि इस साल मतलब होता है ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि कुछ प्रश्न आउटडेटेड हो जाते हैं, दोबारा से नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ प्रश्न होते हैं एवरग्रीन। तो जो एवरग्रीन प्रश्न हैं उनको ही करेंगे डिस्कस। जिनके पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है तो उनको हम छोड़ देंगे। आपका समय बहुत ही कीमती है, मुझे पता है। और करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक करवाए गए हैं, मतलब अब तक आप लोगों को जनवरी 2025 से लेकर अब तक फरवरी 2026 तक का जो करंट अफेयर है वो करवा दिया गया है। और यहीं से प्रश्न भी आएगा। मार्च अप्रैल का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग फरवरी तक का पढ़ के जाइए। और उसमें भी जो करंट आपका है ध्यान दीजिएगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था तो उसके मुताबिक सबसे ज़रूरी ये है कि आप 4 महीने ज़रूर फोकस करें। नवंबर 2025 पढ़ लीजिएगा, इसके बाद दिसंबर 2025 पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ 2026 में जनवरी और फरवरी को करके जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत करंट अफेयर में नहीं रहेगी, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को जो 4 शिफ्ट करवा दिया था और अब आज के जो 4 शिफ्ट बचे हुए हैं उनको करेंगे डिस्कस। तो कल विज्ञापन संख्या 51 के 4 शिफ्ट हुए थे, लेकिन उसी में एक विज्ञापन संख्या 50 की शिफ्ट भी लास्ट में शामिल हो गई थी। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर देखेंगे यूपीएचसीएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम शिफ्ट, तो कुल मिला के 8 शिफ्ट आपकी मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद जो 49 वाली शिफ्ट बची हुई है, यानी कि विज्ञापन संख्या 49 के अंतर्गत जो 2 शिफ्ट है उसका जीएस मैं आप लोगों को करवा भी दूंगा, तो उसके बारे में भी चिंता मत करिए। तो आज की शिफ्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि विज्ञापन संख्या 51 में जो आपका चौथा शिफ्ट है प्लस 50 के अंतर्गत शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, ठीक है, ये 4 शिफ्ट आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये 16 अप्रैल 2025 की दूसरी शिफ्ट में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, तो उसमें जितने भी टॉपिक पूछे गए थे उनको देखते हैं। जैसे कि आदित्य L1, ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इस साल भी ये पूछा जा सकता है आदित्य L1 के बारे में। तो आदित्य L1 दोस्तों ये कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। और ये भारत का क्योंकि पहला सौर मिशन है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसे लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी है। तो आप क्या याद रखेंगे, आदित्य L1 क्या है? भारत का पहला सौर मिशन कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। और इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो L1 पर, और L1 जो पॉइंट है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 15 लाख किलोमीटर। 3 लाइनें हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिल सकते हैं। वर्तमान में देखो सेबी के बारे में प्रश्न पूछा गया था। सेबी दैट इज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो
अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पिछले साल जो अध्यक्ष थे तो उनका नाम था माधवीपुरी बुच, ठीक है। अब ये बदल चुकी हैं, तो जो लेटेस्ट है उसको जान लीजिए कि वर्तमान में जो हैं वो श्री तुहिन कांत पांडे हैं, ठीक है। 1 मार्च 2025 को उन्होंने कार्यभार संभाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि तमिलनाडु की नई पार्टी। अब देखो जो नई नई पार्टियां बनती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि ये प्रश्न आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु की एक नई पार्टी बनाई गई है विजय चंद्रशेखर के द्वारा, और इस पार्टी का नाम है तमिलागा वेट्री कज़गम, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। समाज मिति परीक्षण क्या होता है, इसको इंग्लिश में समझिए। समाज मिति परीक्षण दैट इज सोशियोमेट्रिक टेस्ट। सोशियोमेट्रिक टेस्ट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा J.L. मोरेनो ने किया था। J.L. मोरेनो ने सबसे पहले सोशियोमेट्रिक टेस्ट का सबसे पहले प्रयोग किया था वर्ष 1930 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित ये क्वेश्चन था, और इसमें कहा गया कि अगर आप एक शोध करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए जो यहाँ पर दिया गया है अनुक्रम, इनको सही अनुक्रम में आपको लगाना है। रॉ डेटा, डाटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो इनका सही क्रम क्या होगा अगर आप एक शोध करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप रॉ डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आएगा प्रेजेंटेशन एंड लास्ट में एनालिसिस करेंगे। ये इसका सही क्रम रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रतिभागियों को शोध में शामिल करने के लिए, मान लेते हैं कि कोई एक सर्वे आप कर रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं वर्तमान समय में अमेरिका और इजराइल ने आक्रमण कर रखा है ईरान पर, और आप एक मतलब सर्वे कर रहे हैं, आप एक शोध करना चाहते हैं कि जो आम जनजीवन है, जो आम जनता है, वो इसके बारे में क्या मतलब अपना जो है मतलब क्या सोच रखती है। तो इसके लिए आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आप उनकी राय पूछेंगे और उनको कैटेगराइज करेंगे, लेकिन आप सबका नाम लेके अपने शोध का परिणाम प्रकाशित नहीं करेंगे। यानी कि जिन भी व्यक्तियों से आप जाकर डेटा कलेक्ट किए हैं तो उनकी जो गोपनीयता है वो बनी रहनी चाहिए। ये सबसे प्राथमिक नैतिक विचार में आता है। ये याद रखिएगा कि अगर शोध में इंसानों को प्रयोग में लाया जा रहा है तो उनकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। खोज परक अधिगम, इसको कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। एग्जैक्टली क्या होता है कि जब बच्चे खोज करके सीखते हैं तो लंबे समय तक उनके दिमाग में वो चीज़ बनी रहती है। खोज परक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है। अन्वेषण समझ रहे हैं ना, अब ये खोज से ही संबंधित है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जेरोम ब्रूनर, ठीक है। और यूजीसी की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है? तो ये दोस्तों आपका NDLI, यूजीसी की एक पहल है, ये इनिशिएटिव है, और डिजिटल लर्निंग की चुनौतियां जो होती हैं उनका समाधान करता है NDLI, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दशमलव संख्या 10, जो 10 है ना, इसका बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 1010। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपको। अब कंप्यूटर के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे कि गीगाबाइट के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है जिसको आप GB से इंटरप्रेट करते हैं। तो 1 GB का मतलब होता है कि ये 1024 MB के बराबर होता है, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ कई बार कि जो यूनिट्स होते हैं वो किस प्रकार से मतलब बने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों की गणना के लिए जब आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं, MS वर्ड, तो MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो एक्सेल होता है ना, ये आंकड़ों की गणना के लिए प्रयोग में लाया जाता है MS ऑफिस के अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इनको थोड़ा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में
पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है। तो यहाँ पर है कि पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जो होती हैं वो अक्सर बदलती रहती हैं। उस समय जो पौधे होते हैं उनकी जो मौसमी गतिविधियाँ होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे एक निश्चित समय पर फल देते हैं, पत्तियाँ गिरा देते हैं और उनके विकास का भी एक सही समय होता है। कुछ पौधे जो होते हैं वो सर्दियों में तेज़ी से ग्रो करते हैं, कुछ सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं, केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो वहीं पर बात हो रही है कि ये जो मतलब टाइमिंग होती है, इसको कहते हैं परिघटना विज्ञान। इसको आप फेनोलॉजी लिखते हैं इंग्लिश में, फेनोलॉजी। तो फेनोलॉजी में क्या होता है कि पौधों और जानवरों की मौसमी गतिविधियाँ इसमें शामिल होती हैं जिस पर अध्ययन किया जाता है। इनको क्या कहते हैं? फेनोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके प्रजनन का समय होता है और बाकी चीज़ों का भी समय होता है। तो मतलब समय का जानवरों और पौधों पर जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रोटोकॉल है ये जीवित संशोधित जीवों से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, 29 जनवरी 2000 को मॉन्ट्रियल कनाडा में अपनाया गया था। ये जैविक विविधता पर कन्वेंशन हुआ था, जो ना CBD से कहते हैं, जैविक विविधता कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का एक पूरक समझौता है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, जिसको आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, तो उसके कारण जो उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों हैं जिनको आप LMOs कहते हैं, ठीक है, तो उनके सुरक्षित हस्तांतरण से संबंधित है। यह 11 सितंबर 2003 से आधिकारिक रूप से लागू है। अब आप समझ गए होंगे जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये किसके बारे में है? जीवित संशोधित जीवों से संबंधित है, LMOs से, ठीक है ना। अगला देखिए, बाजार आधारित प्रणाली, जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद और बेच सकती हैं। तो ये जो मार्केट दोस्तों, इसे कार्बन ट्रेडिंग मार्केट कहा जाता है। देखो क्या होता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कार्बन उत्सर्जन उनके मानक या उनकी जो सीमा है उससे ज़्यादा है, और कुछ नेगेटिव में भी हैं, जैसे कि आपका भूटान ही है। तो ये माना जाता है कि ऑल ओवर एक ऐसा मार्केट होना चाहिए जहां पर लोग अपनी ये जो कार्बन ट्रेडिंग अनुमतियां हैं उनको खरीद और बेच सकें। जैसे कि जो लोग कम कार्बन उत्सर्जित करते हैं उनको पैसा मिलेगा, और जो लोग ज़्यादा करते हैं तो वो उनका जो स्लॉट है उसको खरीदेंगे। तो ये जो मेथड होता है इसे कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। इसका उद्देश्य क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित और कम करना। मतलब ऑल ओवर एक निश्चित सीमा इसमें बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया था, और आपसे ये कहा गया था कि जो गैस सबसे ज़्यादा है सबसे पहले उसको रखिए, फिर जो उससे कम है, फिर जो उससे कम है, फिर जो सबसे कम है। तो दोस्तों जो आपका वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन दोस्तों हमारे वायुमंडल में 78.08% है। तो 78% नाइट्रोजन है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है ऑक्सीजन, तो ये भी कम नहीं है, 20.95, लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन है। इसे आप 20% कह सकते हैं। आर्गन दोस्तों ये जो गैस है ये बहुत कम है, 1% से भी कम है, लेस देन 1%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये तो और भी कम है, ये 0.03% है, ठीक है। तो ये है आपका जो वायुमंडल है उसमें जो विभिन्न गैसें हैं, तो सर्वाधिक मात्रा उसमें नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। ये रटा हुआ होना चाहिए। और दोनों PDF में, यानी कि कल जो मैंने पढ़ाया था, ये जो PDF आपने देखा था, ये PDF प्लस आज की जो PDF है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों मैं आपके पेड ग्रुप में डाल दूंगा। और जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपली हमें मैसेज कर सकते हैं 9452252260 पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सौर ऊर्जा सिस्टम है, ठीक है, तो सूर्य उसके मध्य में है, सबसे मध्य में सूर्य है। उसके चारों तरफ जो आपके प्लानेट हैं, ग्रह हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि ये जो ग्रह हैं ये किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, उनको कितना समय लगता है। अब ये जो हमारा दोस्तों सूर्य है, इसके सबसे करीब में जो पहला ग्रह है वो तो आपको पता ही है बुध है, तो इसको सबसे कम समय लगेगा।
उसके बाद आपका शुक्र है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा, उसके बाद बुध शुक्र फिर पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है, इस प्रकार से। ठीक है, तो मतलब अगर ये कक्षा बढ़ रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे उनका जो ये समय होगा तो वो भी बढ़ेगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा कि बुध जो है ना, ये पृथ्वी का चक्कर केवल 88 दिन में लगा लेता है। मतलब बुध ग्रह पर जो आपका साल होता है वो केवल 88 डेज का होता है। शुक्र ग्रह ये पृथ्वी का सूर्य का एक पूरा चक्कर 225 दिन में लगाता है। पृथ्वी 365 से 366 दिन में लगाती है। मंगल 687 दिन में। जो जुपिटर है यह 12, मतलब आप समझ लीजिए कि जो 12 वर्ष होते हैं पृथ्वी के, इतने समय में जो जुपिटर है ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है। आपका पृथ्वी पे 12 वर्ष, जुपिटर का एक वर्ष, यानी कि 4333 दिन लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में जुपिटर को। शनि दोस्तों ये 10,729 दिन लेता है एक चक्कर पूरा करने में। इसे आप पृथ्वी के वर्षों में कैलकुलेट करेंगे तो यह लगभग 30 साल आएगा, 29.5 पृथ्वी वर्ष। यूरेनस दोस्तों ये 84 साल लेता है, मतलब 30,687 दिन लेता है यूरेनस एक चक्कर पूरा करने में। समझ रहे हैं, इतना तो एक आम इंसान जीता भी नहीं है। और नेपच्यून लेता है 165 पृथ्वी वर्ष। ठीक है, मतलब 60,190 दिन लेता है। तो ये जो डेटा है थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आपको पता भी होना चाहिए। सबसे कम समय लेता है बुध और सबसे अधिक समय लेता है नेपच्यून। तो यहाँ पर दिया गया था कि यूरेनस, शनि, बृहस्पति और मंगलवार, जो मंगलवार लिख दिया किसी ने, तो मंगल। तो यहाँ पर देखेंगे यूरेनस सबसे ज़्यादा समय लेता है। यूरेनस कितना लेता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, यूरेनस लेता है 84 साल। और इसके बाद शनि है, शनि जो है 29 साल, लगभग 29.5 साल लेता है। बृहस्पति को समय लगता है कितना, 12 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। और इसके बाद मंगल है, मंगल को भी मतलब कुल 687 पृथ्वी दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जब कोई जहाज़ नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है, जैसे कि आप जानते हैं कि सारी जो नदियाँ होती हैं वो अंततः समुद्र में ही जाके मिलती हैं। अब यहाँ पर आपका एक जहाज़ है और ये नदी से गया समुद्र में तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वजह क्या होती है कि नदी का जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है और समुद्र का जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, समुद्र की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही वजह होती है कि जो आपका ये जहाज़ है ये उठ जाता है। और इस सिद्धांत को आप क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपको याद भी होगा, कक्षा 8 में ही आपको पढ़ाया गया होगा। किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई जिसमें गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? दोस्तों गांधी जी ना अंतिम समय तक प्रयास करते रहे कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अंततः स्थितियां कुछ ऐसी बन गई मुस्लिम लीग की वजह से। नोआखली में जो दंगे हुए थे उस दंगे को रोकने की ताकत सरकार में भी नहीं थी। माउंटबेटन ने जाके महात्मा गांधी से कहा कि आप ही इस दंगे को रोक सकते हैं। मतलब उस समय केवल महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो कि उन दंगों को रोक सकते थे। और गांधी जी वहाँ पर अकेले गए थे, मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के गए थे और दंगे वहाँ पर रुके भी। यही वजह है कि गांधी जी की जो मतलब उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो चीज़ें हैं पूरी दुनिया में आज भी अपनाई जाती हैं। मामूली साहसी नहीं थे वो। तो 14 जून 1947 को जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई तो उसमें गांधी जी ने कहा कि भारत के विभाजन को स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई भी ऑप्शन इसके अलावा नहीं है। यह निर्णय गांधी जी द्वारा माउंटबेटन योजना जो कि आई थी 3 जून 1947 को, उसके बाद लिया गया था। ये इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये निर्णय आखिर गांधी जी को लेना क्यों पड़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक विषय, आप जानते हैं ना कि यहाँ पर जो 3 विषय हैं 7वीं अनुसूची में, कितने विषय हैं, 3 विषय हैं। राज्य सूची का विषय, संघ सूची का विषय और समवर्ती सूची का विषय। तो समवर्ती सूची के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें सभी लोग, मतलब राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने उसी सब्जेक्ट पर कानून बनाया तो ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो कह रहे हैं कि शिक्षा, न्याय प्रशासन, बाट और माप और लोक स्वास्थ्य में से कौन सा एक विषय है जो कि समवर्ती सूची में नहीं है? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो मतलब यहाँ पर डी विकल्प है ये आपका सही है, यहाँ पर गलत हो गया है। तो लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय, हेल्थ हमेशा जो है ये राज्य सूची में जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची
जिसको आप कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। मूल रूप से 47 विषय थे जो कि अब बढ़कर 52 हो गए हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज सिकंदर महान आपको याद होगा, तो उसी के समकालीन था ये, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हुआ क्या था, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है ना। राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में। आपको याद होगा 2 अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक 1909 वाला और एक 1919 वाला। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1935 वाला। तो आपको पता होगा ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, और एक और भी है मांटे मिर्लो जो है 1909 वाले को कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 वाले को कहते हैं। तो इसी में द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो लागू की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 21A में, ठीक है। और अनुच्छेद 21A इसे सन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो सहकारी समितियां हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिला था? संवैधानिक दर्जा मतलब कि इनका उल्लेख संविधान में किया गया है, तो ये था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, याद रखेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये जो परीक्षा हुई थी आपकी विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 28 नवंबर 2021 को दूसरी पाली में, उसको हल करेंगे, ठीक है। किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी व्यवस्थापन होना क्या कहलाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी व्यवस्थापन, ठीक है, ये कहलाता है इकेसिस, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन मुख्यतः किसके उपयोग से होता है? भारत की बात हो रही है यहाँ पर। तो भारत में दोस्तों अधिकांश जो विद्युत होता है वो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ज़्यादातर कोयले से होता है। इटाई बीमारी का कारण पूछा गया था जो कि कैडमियम होता है। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था फैजी के द्वारा। और अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ये सब चीज़ें मुझे याद आ रहा है कि पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको करवाया दिया था। नेक्स्ट आपका है, सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले लिखा गया वो वेद था। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं, लास्ट में आते हैं वेदांग। ध्यान दीजिएगा जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो आपके वेद हैं तो उनको जब गद्य के रूप में लिखा गया तो उन्हें कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौशिकी और ऐतरेय है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का पंचविश और जैमिनी है। अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण, ठीक है ना। देखो फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। आरण्यक के बारे में बात करते हैं। आरण्यक क्या होता है? तो ये दार्शनिक ग्रंथ होते हैं आरण्यक, जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की चर्चा मिलती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 108 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वेदांत और वेदांग ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो उपनिषद हैं ये वेदांत कहे जाते हैं और वेदांग कितने हैं? तो दो बात बहुत ही गौर सुन लीजिए। वेदांत की संख्या कितनी है? 108, दैट इज उपनिषद। और वेदांग की संख्या कितनी है? तो ये 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिया नामक किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों टालमी की किताब है ये ज्योग्राफिया। और इनकी कुछ और भी किताबें हैं, जैसे कि ग्रही सिद्धांत लिखा गया है टालमी के द्वारा, एनेलिमा लिखा गया है, अल्मागेस्ट, प्लैनेट हाइपोथेसिस, गाइड टू गजेटी, ये 8 खंडों में हैं। ये सारी किताबें जो हैं किसकी लिखी गई हैं? टालमी के द्वारा। सिल्क पत्र षड्यंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सिल्क पत्र षड्यंत्र क्या था?
तो दोस्तों सिल्क पत्र षड्यंत्र यानी कि रेशमी रुमाल आंदोलन ये 1913 में शुरू हुआ था, 1920 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देवबंदी उलेमाओं जो कि मुस्लिम विद्वान थे उनके द्वारा ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने की एक गुप्त क्रांतिकारी योजना थी। मौलाना महमूद हसन, ध्यान दीजिएगा इस नाम पर, मौलाना महमूद हसन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने तुर्की, अफगानिस्तान और जर्मनी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का प्रयास किया था। और इसमें जो सूत्रधार रहे थे यानी कि जिन लोगों ने रेशमी रुमाल आंदोलन को आगे बढ़ाया था उसमें नाम आता है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। ये नाम कई बार पूछा भी गया है, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही नाम लगता है, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी। ठीक है, ये लोग जो थे ये सिल्क पत्र षड्यंत्र में सूत्रधार रहे थे। सरकारी आयोग के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध होते हैं तो उसी पर आधारित है सरकारी आयोग। सरकार, ठीक है ना, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो उनके संबंधों की समीक्षा के लिए गठित एक 3 सदस्यीय आयोग था और इसका जो गठन था वो 9 जून 1983 में किया गया था, 1983 में किया गया था। इसके मुख्य सदस्य कौन थे? तो सरकारी आयोग मतलब इसमें न्यायमूर्ति RS सरकारिया शामिल थे अध्यक्ष के रूप में और पूर्व कैबिनेट सचिव श्री B शिवरामन शामिल थे और डॉक्टर SR सेन भी शामिल थे जो कि IBRD के पूर्व कार्यकारी निदेशक थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी, 1988 में दी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी अगर आप कम से कम से 2 बार पढ़ लेंगे और आपको भूलेगा नहीं। और यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे क्योंकि PYQs हैं इन डेप्थ। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत। अब इसमें अगर और डीप में जाके प्रश्न पूछेगा जो पेपर सेटर है तो बस पूछ सकता है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 में हुआ था ये, और इसी में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? कितने लोग इसका आंसर देंगे? पंचायती राज दिवस अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो गूगल कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है भारत को द सिंक ऑफ वर्ड्स बुलियन यानी कि दुनिया का स्वर्ग गर्त कौन कहा करते थे? तो दोस्तों भारत को द सिंक ऑफ वर्ड्स बुलियन कहा करते थे रोमन। क्यों कहा करते थे? क्योंकि पुराने समय में भारत और रोम के मध्य व्यापार भारत के पक्ष में झुका हुआ था। रोमन बाजार में भारतीय विलासिता की वस्तुओं की काफ़ी मांग थी और रोमन उसे खरीदने के लिए मजबूर थे और रोमन इस बात से दुखी भी थे कि उनका जो सोना है वो भारत चला जा रहा है। इसलिए वो कहते थे कि सारी दुनिया में जो भी चीज़ें, जो भी विलासिता की चीज़ें फैली हुई हैं वो हम भारत से लेते हैं और भारत को अपना क्या देते हैं? सोना। और आपको पता भी है कि भारत का भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक को कहा जाता था दोस्तों? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये नाम आपके SBI का है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ है डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि 1806 में कोलकाता में एक बैंक स्थापित हुआ था। कब? 1806 में, और इसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, बैंक ऑफ बंगाल ही आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है। तो 1806 में स्थापित हुआ था कोलकाता में बैंक ऑफ बंगाल और फिर 1921 में, टाइमिंग देखिए आप, 1806 के बाद 1921 मतलब समय जो है वो इतना बीत चुका है, लगभग 118 साल के बाद फिर क्या होता है कि बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का बैंक ऑफ बंगाल में विलय कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद ये जो बैंक ऑफ बंगाल था, जब इसमें बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का विलय हुआ तो बैंक ऑफ बंगाल ये नाम ख़त्म करके इसे नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको रीनेम किया गया 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में। ठीक है ना, अब आपको कभी भूलेगा नहीं, पूरी कहानी यही है। नेक्स्ट है कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? अवबोध स्तर, श्रवण स्तर, विमर्शी स्तर या फिर स्मृति स्तर? तो दोस्तों श्रवण स्तर या शिक्षण का कोई स्तर नहीं होता है, तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। शिक्षण के मुख्य रूप से 3 स्तर बताए गए हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। ठीक है ना। नेक्स्ट है शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? तो शोध की किस विधि में
कारण एवं प्रभाव संबंध। दोस्तों ये है आपकी प्रयोगात्मक विधि, इसमें कारण और प्रभाव संबंध रहता है, तो प्रयोगात्मक विधि इसका आंसर होगा। एक अच्छी परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस की कौन सी सही विशेषता है? तो दोस्तों एक अच्छा हाइपोथेसिस, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, प्लस टेस्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशंस होना चाहिए, दोनों चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यूजीसी की जो स्थापना होती है 1956 में ही हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 1953 में किया गया था तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। फिर भी इसे जो मतलब 1956 में ही इसे मान्यता प्रदान की गई थी। और आपको ये भी पता है कि यूजीसी जो है ये संवैधानिक नहीं है बल्कि सांविधिक है, लीगल इंस्टीट्यूट है। और AICTE की स्थापना होती है 1960 में, CSIR की 1942 में, और ICSSR की स्थापना होती है 1969 में। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं और यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। ICSSR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है ना। एपिडेमियोलॉजी ये एक शब्द है, एपिडेमियोलॉजी। तो प्रश्न ये है कि एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है एपिडेमियोलॉजी। एंड इसका जो मतलब होता है वो होता है महामारी विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत जो 13 नवंबर 2021 को पहली शिफ्ट की परीक्षा हुई थी। तो उसमें प्रश्न ये पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? आपको पता ही है कि इनका जो जन्म हुआ था वो सूकर चकिया मिसल में हुआ था और इनके पिता का नाम था महा सिंह। जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा यह 12 स्वतंत्र मिसलों में बढ़ गया था। और ये जो 12 स्वतंत्र मिसलें थीं इनके नाम इस प्रकार से थे: आहलूवालिया मिसल, भंगी मिसल, रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल, सुकर चकिया मिसल, सिंहपुरिया मिसल, निशान वालिया मिशन, डल्ले वालिया, शहीद, करोड़ सिंघिया, नकई और फुल्कियान। तो ये 12 मिसलें थी, उसमें महाराजा रणजीत सिंह संबंधित किससे हैं? तो सुकर चकिया मिसल से, ठीक है। देखो यहाँ पर बात आ गया आपका मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 से भी पुकारा जाता है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था जिसका उद्देश्य नरमपंथियों को संतुष्ट करना और प्रशासन में भारतीयों की सीमित भागीदारी को बढ़ाना था। तत्कालीन राज्य सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस कानून ने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की और विधान परिषदों का विस्तार जो है स्टार्ट किया था। तो यहीं पर सबसे पहले जो है ना एक तरीके से जैसे कि मुसलमानों को और जो बाकी अल्पसंख्यक थे उनको अलग निर्वाचन के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। और यहीं से एक तरीके से पाकिस्तान की न्यू भी यहीं से पढ़नी शुरू हुई थी। मतलब यहीं से कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए कि आगे चलकर हिंदू मुसलमान अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1880 में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूकर अगरकर, इनका पूरा नाम था विष्णु शास्त्री चिपलूकर अगरकर, इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो पुणे में की थी। और यही जो न्यू इंग्लिश स्कूल था यही 1888 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जाना गया, ठीक है ना। डंपा अभयारण्य ये मिलेगा आपको मिजोरम में। यहाँ पर सुमेल करने के लिए प्रश्न आया था कि डंपा अभयारण्य किस स्टेट में है? तो मिजोरम में है। इसी प्रकार से वाल्मीकि रिजर्व मिलेगा आपको बिहार में। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है और गांधी सागर अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है। और प्रश्न में पूछा गया था तो ये दिया गया था कि गांधी सागर अभयारण्य ये राजस्थान में है जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। अनुच्छेद 109 और 110 दोनों ही धन विधेयकों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद प्रोवाइड करता है, जबकि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट आपका है कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में, देखो बात क्या हो रही है, भारत में संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों मतलब जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? तो दोस्तों ये मांग रखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने
पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में, आपको याद होगा। नेक्स्ट है आपका नागरिकता। दोस्तों ये संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। मूल कर्तव्य का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 51A में दिया गया है संविधान के भाग 4A के अंतर्गत। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 441 के बीच में बात की गई है, ठीक है ना। भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो भारत IMF का सदस्य है 1945 से, आज़ादी से पहले से ही भारत IMF का सदस्य है। और आपको पता है कि IMF की जो स्थापना है ये जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, इसके बाद IMF की स्थापना हुई थी। यह 27 दिसंबर 1945 को आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। जब इसके मतलब सबसे पहले जो इसके मेंबर थे उनकी संख्या कितनी थी? 29 ओनली थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में वाशिंगटन DC में है, तब भी वहीं था, अब भी वहीं पर है। देखो दोस्तों यहाँ पर गंगा नदी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो शुरुआतें की गई थी उसके बारे में है। जैसे कि गंगा एक्शन प्लान ये 1986 में आया था, 1986 में गंगा एक्शन प्लान, तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इसके बाद राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया गया 2009 में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ 2014 में। और राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन 2016 में किया गया, ठीक है ना। निम्न में कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो ये है दोस्तों आपका क्रियात्मक शोध। ये जो वर्तमान परिस्थितियां होती हैं उस पर डिपेंड करता है क्रियात्मक शोध। जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? जब आप खुद से जांच पड़ताल करते हैं और इस तरीके से जो आप आंकड़े कलेक्ट करते हैं उन्हें आप प्राइमरी डेटा कहते हैं, यानी कि प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जो आंकड़े आप कहीं दूसरी जगह से उठाते हैं, किसी संस्था का आंकड़ा आपने ले लिया या पहले से ही किसी ने आंकड़ा कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है जिसका उपयोग आप करते हैं। तो ये 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT एक सांविधिक निकाय के रूप में सामने आया था कब? देखो दोस्तों जो NCT है ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये स्थापित कब हुआ था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1992 से 1997 के बीच में थी। पंचवर्षीय योजना पर एक बहुत ही शानदार वीडियो पहले से ही अपलोड किया गया है, आप पंचवर्षीय योजना बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश करके सर्च करके उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1992 से 17 के बीच में जब 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी दौरान NCT की स्थापना की गई थी 17 अगस्त 1995 को, ठीक है ना। FTP आप जानते हैं ना कि ICT से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो इस बार पूछा गया था कि EFTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो कि बेसिकली कंप्यूटर पर आधारित होगा। हालांकि ICT आपका कंप्लीट करवाया जा चुका है, लेकिन जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ना तो वो चीज़ें आप कर पाएँ एग्ज़ाम में, इस पर एक छोटा सा वीडियो आएगा 10-15-20 मिनट का, उतना देख लेंगे आपका काम हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? मिट्टी के बारे में बात हो रही है। तो भारत में दोस्तों 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये बात बताई गई है ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अच्छा, कितने लोग बताएंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, देहरादून में है, या फिर बाकी आप बताइए। तो जो 8 प्रकार की मृदा है वो यहाँ पर दी गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको कि 8 प्रकार की मृदा में भारत की मिट्टी को बांटा गया है। भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। पहली बार इसे 1964 में मनाया गया था, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन दोबारा से यहाँ पर प्रश्न आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में। पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, +5 समिट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इस समिट में 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, इसीलिए इसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है। और ये है आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन।
पहला पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों ये हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और इस सम्मेलन में जो 5 बड़े समझौते हुए थे वो इस प्रकार से थे। पहला था कि जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क, दूसरा था जैविक विविधता संधि, तीसरा है कि सभी प्रकार के वनों का प्रबंधन, संरक्षण एवं टिकाऊ विकास की संधि, चौथा घोषणा पत्र, और चौथा नेक्स्ट था एजेंडा 21। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एजेंडा 21 है टिकाऊ विकास पर आधारित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित है। इसे 1992 में पेश किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये आपका 13 नवंबर 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, राज्य और लोकप्रिय खेल ये मैच करने के लिए प्रश्न पूछा गया था। केरल में जो खेल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वो है एथलेटिक्स, आंध्र प्रदेश का है बैडमिंटन, हरियाणा का है कुश्ती और उत्तर प्रदेश का है कबड्डी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति में। नेक्स्ट है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन साइकोमोटर डोमेन वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ब्लूम के द्वारा। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था। वर्गीकरण का जो आधार है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन, विकास और व्यक्तित्व है, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्य। ये है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नाक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर दूसरी बार पूछा गया है इन 8 शिफ्टों में। नाक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी 1994 में। काम क्या होता है कि ये भारत के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और जो अन्य शिक्षा संस्थान हैं तो उनको ये आंकलित और मान्यता प्रदान करता है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो अक्सर मैं देख रहा हूँ इस समय जो सॉल्व पेपर मार्केट में है तो उसमें जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वहाँ पर 1986 लिखा जा रहा है, और यहाँ पर जो दूसरी शिक्षा नीति है उसके बारे में 1992 लिखा जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। ध्यान दीजिएगा, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी ये 1968 में आई थी 24 जुलाई को। कोठारी आयोग की संस्तुति के आधार पर 24 जुलाई 1968 को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। इसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति थी ये 1986 में आई थी और इसमें संशोधन किया गया था 1992 में, जो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप कहते हैं 2020 वाला, यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसको आप याद रखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किस शिक्षा नीति, यानी कि जो पहली, दूसरी और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई उसमें किस शिक्षा नीति के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को स्टार्ट किया गया था? तो याद रखिएगा हमेशा कि ये जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को मान्यता प्रदान की गई थी, ये आप याद रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है यूजीसी के बारे में। यूजीसी एक ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। तो ये जो पोर्टल दोस्तों इसको नाम दिया गया है सक्षम। ये प्रश्न भी कई बार मैं देख रहा हूँ रिपीट हो रहा है, तो सक्षम पोर्टल के बारे में आप थोड़ा याद रखिएगा। यूजीसी का पोर्टल है जिसका लक्ष्य होता है विद्यालय परिसरों में महिलाओं को, मतलब महिला सशक्तिकरण के बारे में यह पोर्टल है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो 2011 से 2020 को। ठीक है, कौन सा खाद्य कवक है? जो खाद्य कवक होता है दोस्तों ये होता है एगेरिकस। एगेरिकस ये बादाम की तरह महकता है और इसे ताज़ा और सूखा दोनों प्रकार से खाया जा सकता है। स्टेंसियाज क्या होता है? तो दोस्तों जो अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म होते हैं उनको कहते हैं स्टेंसियाज। ठीक है, चेरनोबिल त्रासदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चेरनोबिल त्रासदी आपको पता ही है। वर्तमान में जो चेरनोबिल है ये मिलेगा आपको कहाँ पर? यूक्रेन में मिलेगा। लेकिन जब ये त्रासदी हुई थी तो यूक्रेन जो था ये सोवियत संघ का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और ये संबंधित है रेडियोधर्मी विकिरण से। क्या हुआ था इसमें? चेरनोबिल त्रासदी तो परमाणु दुर्घटना थी, ये इतिहास की सबसे भीषण परमाणु आपदाओं में से एक। ये घटी थी 26 अप्रैल 1986 को और इसका कारण क्या था? रिएक्टर का दोषपूर्ण डिजाइन और कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी इसका मुख्य कारण था। जैव विविधता किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है?
तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में या फिर समुद्री क्षेत्र में किसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो ये होगी आपकी आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसकी वजह क्या होती है? अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है। किसने कहा था कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है? कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये बात कही गई थी चित्तरंजन दास के द्वारा, CR दास, जिन्होंने आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। आपको याद ही होगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, 2 आंदोलन चलाए गए थे ना। तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से लेकर 22 तक चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, चौराचौरी कांड हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और उसके बाद जितने भी नेता नाराज़ थे उनमें मोतीलाल नेहरू भी थे, चित्तरंजन दास भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है? संगमरमर, ग्रेफाइट, सिस्ट और बेसाल्ट में कौन है जो कि कायांतरित सेल का रूप नहीं है? तो दोस्तों ये है बेसाल्ट। ठीक है। बाकी जो संगमरमर हैं, ग्रेफाइट और सिस्ट है, ये कायांतरित सेल ही हैं। जबकि बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट दोस्तों ये आग्नेय सेल मौलिक चट्टान होती है जो ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात तरल लावा के ठंडे होने से बनती है, बेसाल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? तो जब भारी वर्षा होती है, वर्षा का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है और जब ये तेज़ी से समुद्र में मिलता है तो लवणता जो होती है वो कम हो जाती है। अरावली श्रेणियाँ इसमें वर्तमान में चर्चा में हैं, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है अरावली सीरीज? तो ये है कैलिडोनियन सीरीज। एग्जैक्टली जो कैलिडोनियन है दोस्तों ये स्कॉटलैंड में एक पहाड़ है, पर्वत है। पहाड़ और पर्वत में क्या डिफरेंस है मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन आप बताइए, जितने भी लोग रेगुलर देख रहे हैं क्लासेस उनको पता होगा पहाड़ और पर्वत में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बताइए इसको आप। तो स्कॉटलैंड में एक बहुत पुराना पहाड़ है, पर्वत है, कैलिडोनिया। तो उस समय जितने भी इस प्रकार की संरचनाएं बनी, जो भी पर्वत बने, उनको कैलिडोनियन ही कह दिया जाता है। तो कैलिडोनियन पर्वतों का निर्माण सिलूरियन, डेवोनियन और पर्मियन युग में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों भारत सरकार, भारत की संसद, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी। तो उपर्युक्त सभी, विकल्प डी इसका आंसर होगा। ठीक है ना। और ये भी याद रखना कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार मिलेंगे और भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। ठीक है ना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 क किससे संबंधित है? आर्टिकल 48A दोस्तों ये रिलेट करता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा से। ठीक है। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो दोस्तों वार्षिक बजट ये पेश करते हैं, इसका वर्णन जो होता है ये 112 में है, अनुच्छेद 112 में है। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था ये 1947 में पेश किया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? कार्योत्तर कानून से संरक्षण का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई अपराध किया है, मान लेते हैं कि ये अपराध 2018 में हुआ था और अब आपको पता है कि एक नई BNS आ चुकी है, तो अब जो कानून बदले हैं ना उनका इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2018 में जो कानून थे उसी के अनुसार आपको दंड मिलेगा और ये बात कही गई है अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत। ठीक है ना। यही है आपका कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण। 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपति जैसे कि JRD टाटा थे, GD बिरला थे, इन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई थी। उस योजना को नाम दिया गया था बॉम्बे प्लान। ठीक है। बॉम्बे प्लान क्या था? ये 1944 में आया था अस्तित्व में, जबकि दूसरा विश्व युद्ध जो है वो धीरे धीरे अंतिम सांसें ले रहा था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका 8 शिफ्ट कंप्लीट हो गया है और अगर ज़रूरत पड़ी और मुझे लगा कि अभी कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आपकी जो बूस्टर क्लास है वो अभी चलती रहेगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहें तो पेड ग्रुप ज्वाइन करके सारी PDF का आनंद आप उठा सकते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप नोट्स लिखें, तो बेहतर होगा कि आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें।
सारी PDF आपके मोबाइल में आ जाएगी और उसे डाउनलोड करके आप पढ़िए। एटलीस्ट 2 टाइम आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी 9452252260 पर। इस पर आप मैसेज करिएगा और थोड़ा सा वेट करिएगा। एटलीस्ट कभी कभी 2 से 3 घंटे का इंतज़ार भी आपको करना पड़ सकता है, तुरंत ही रिप्लाई करना संभव नहीं होता है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।